हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पीएसएन। तो जैसा कि हम लोग ने लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, हम लोग एपी जीपी और एचपी तीनों कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज कुछ इंपॉर्टेंट और मिक्स क्वेश्चन करते हैं जिसमें कहीं एपी जीपी दोनों हो सकते हैं, किसी क्वेश्चन में हो सकता है एपी जीपी एचपी तीनों हो। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन आज हम लोग देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम लोग दो पॉइंट के लिए क्लियर कर लें कि एपी जीपी एचपी में अगर इसका अर्थमेटिक मीन एपी का अर्थमेटिक मीन ए, जीपी का अर्थमेटिक मीन जी और जीपी का ज्योमेट्रिक मीन जी और एचपी का हार्मोनिक मीन एच से डिनोट किया जाए तो ए जी एच में क्या रिलेशन होगा। तो पहला रिलेशन होता है जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच, और दूसरा जो पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट है, वो याद रखिएगा ए एम इज ग्रेटर देन जी एम इज ग्रेटर देन एच एम। ये दो पॉइंट है जो कि दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। पहला पॉइंट जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच, सेकेंड पॉइंट ए इज ग्रेटर देन जी इज ग्रेटर देन एच। ए क्या है? अर्थमेटिक मीन, जी ज्योमेट्रिक मीन, एच हार्मोनिक मीन। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट log x log a log b log c, log a log b log c यदि ये एपी में है, किसमें है? एपी में है, तो एबीसी जीपी में होंगे। एबीसी किस में होंगे? जीपी में होंगे। अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ये क्यों जीपी में होते हैं, क्या डेरिवेशन है? तो ये बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व होगा कि अगर 3 नंबर एपी में है, यदि एबीसी एपी में होते हैं तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी होता। अगर log a log b log c है तो 2 टाइम्स log b इज इक्वल टू log a प्लस log c हो जाएगा। एपी की कंडीशन हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? 2 log b इज इक्वल टू 2 log b इज इक्वल टू log a प्लस log c। log की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये log ac हो जाएगा और ये वाला 2 ऊपर चढ़ जाएगा तो log b स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे आपको दिख रहा है कि log log हट गया तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। और यदि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी है तो हम लोग कह सकते हैं कि ए बी सी किस में होंगे? जीपी में होंगे। यानी कि यदि log a log b log c एपी में है तो ए बी सी जीपी में होंगे। और इसी का रिवर्स बोले, यदि आपसे कहा जाए ए बी सी जीपी में है, ए बी सी जीपी में है तो log a log b log c किस में होंगे? तो आंसर आएगा एपी में। बिल्कुल इसी का रिवर्स। यदि ये गिवन है कि एबीसी जीपी में है तो log a log b log c किस में होंगे? एपी में। और यदि ये गिवन है, आपको ये पता है क्वेश्चन में ये गिवन है कि log a log b log c एपी में है, तो पूछा जाएगा एबीसी किस में है, तो क्या आ जाएगा? जीपी में है। इतनी बात क्लियर हुई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इतना क्लियर हो गया सभी को? स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है log x बेस a log x बेस b और log x बेस c यदि HP में है तो आपको ये बताना है ABC किस में होंगे। क्या पूछा गया आपसे? ABC किस में होंगे। तो चलिए देखते हैं। पहली बात, इसको हम लोग लिख सकते हैं log x अपॉन log a, log x अपॉन log b, log की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। और इसको लिख सकते हैं log x अपॉन log c, ये log की प्रॉपर्टी से हो गया। अब ये भी log x, ये भी log x, ये भी log x सेम है, तो हम लोग log x हटा के देखें तो 1 अपॉन log a, 1 अपॉन log b, 1 अपॉन log c, ये दिया है HP में है। तो पिछले वीडियो में आपने देखा होगा या पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि 1 अपॉन log a, 1 अपॉन log b, 1 अपॉन log c HP में है तो log a, log b, log c AP में होंगे। क्लियर हुई ये बात? ये जो नीचे नंबर लिखे हैं ये किस में होंगे? एपी में। तभी ये 1 अपॉन करके या ऊपर कोई भी फिक्स नंबर लिखा है, सेम नंबर तीनों लिखे हैं, तो ये चीज पॉसिबल है कि 1 अपॉन में लिखा हो या कोई भी नंबर तीनों में लिखा हो और नीचे इस तरह से टर्म एपी में है तो वो पूरा पूरा एचपी में होता है। क्या दिया है कि ये एचपी में है तो इसका मतलब नीचे वाले नंबर एपी में होंगे। तो हम लोग इससे कह सकते हैं कि log a log b log c किस में है? एपी में। और अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि log a log b log c एपी में है तो abc किस में होंगे?
जीपी में। बस यही आपसे पूछ रहा था कि एबीसी किस में होंगे, तो आंसर आएगा जीपी में। क्लियर हुई इतनी बात। अगर हम इसके आगे सॉल्व करना चाहें तो बिल्कुल वही 3 लाइन लिखेंगे जो इसके पहले बताया था। क्या बताया था? 2 टाइम्स log b इज इक्वल टू log a प्लस log c, क्योंकि एपी में एपी की कंडीशन होती है। फिर 2 ऊपर चढ़ गया था तो log b स्क्वायर इज इक्वल टू log ac, फिर log log हट गया तो b स्क्वायर इज इक्वल टू ac, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू ac का मतलब abc जीपी में है। डायरेक्ट याद है तो ठीक है, नहीं इसके आगे आपको वो 3 लाइन लिखनी पड़ेगी जो पहले बताया था स्टार्टिंग में। क्लियर हुई ये बात? तो याद रखिए log a log b log c एपी में है तो एबीसी किस में होंगे? जीपी। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है इफ द अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी बी ए एंड जी। क्या मतलब हुआ? स्मॉल बी दो नंबर हैं, उसका अर्थमेटिक मीन ए है और ज्योमेट्रिक मीन जी है। फिर से समझिए, क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी दो नंबर हैं, इसका अर्थमेटिक मीन ए है और ज्योमेट्रिक मीन जी है। तो आपसे पूछ रहा है ए माइनस जी कितना होगा? ए माइनस जी कितना होगा? स्मॉल बी के टर्म में ऑप्शन है। एक सिंपल सी बात है, स्मॉल है क्या, ये कैपिटल है क्या होगा? अर्थमेटिक मीन इन दोनों का a प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू। ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा? रूट ए बी। अब ये क्या लिखा है? a प्लस बी माइनस टू रूट ए बी अपॉन टू। क्लियर हुई ये बात? 2 एलसीएम ले लिया तो ये आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, ऑप्शन में ये भी नहीं है, ऑप्शन में ये नहीं दिया है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो तो ये रूट ए का स्क्वायर है और ये रूट बी का स्क्वायर है, रूट ए का स्क्वायर और अगला वाला रूट बी का स्क्वायर, रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी, माइनस 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी। तो ये जो ऊपर आपको दिख रहा है नीचे 2 या फिर रूट 2 का स्क्वायर कह सकते हैं, 2 भी कह सकते हैं, रूट 2 का स्क्वायर उसी को कहेंगे। ये जो आपको दिख रहा है ये रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर लिखा है। क्या लिखा है? रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। तो इसके ऊपर लिखिए, इसके बाद रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर अपॉन रूट 2 का स्क्वायर है, तो इसी में नीचे रूट 2 लगा दी। अब आपके ऑप्शन में ये नहीं था, ये था, तो आपको इस तरह से 1-2 लाइन और लिखनी पड़ेगी, तब ये आंसर आपका आएगा। इसमें 4 ऑप्शन कौन कौन से थे? एक था रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर, एक में केवल 2 लिखा था, होल स्क्वायर लगा था, तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाता, लेकिन नीचे तो 2 आ रहा। तो इस तरह के 4 मिलते जुलते ऑप्शन थे, तो सही आंसर क्या है? रूट ए माइनस रूट बी अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर। क्लियर हुई बात? चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये भी बहुत बेस्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में a इंटू द पावर 1 बाई एक्स इज इक्वल टू b इंटू द पावर 1 बाई वाई इज इक्वल टू c इंटू द पावर 1 बाई जेड। कह रहा है एबीसी आर इन जीपी, एबीसी जीपी में है, एक्स वाई जेड किस में होंगे ये आपसे पूछ रहा है। क्या आपसे कह रहा है कि एक्स वाई जेड आपको बताना है किस में है। क्लियर हुआ क्वेश्चन? देख लीजिए ध्यान से क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अब समझते हैं कि यदि एबीसी जीपी में है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होगा, बिल्कुल होगा। इससे हम लोग क्या कह सकते हैं? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू के। इन तीनों को इक्वल किसके मान लिया? के। अब ध्यान से देखिएगा कि यदि ये पहला वाला टर्म आपके के इक्वल होगा तो a इज इक्वल टू के इंटू द पावर एक्स होगा। ये बात क्लियर हुई? पावर 1 बाई एक्स है, इतना इज इक्वल टू के लिखेंगे तो a इज इक्वल टू के इंटू द पावर एक्स हो जाएगा। ये 1 अपॉन वाला होता है तो इधर आ जाएगा, इसको एक तरीके से समझ सकते हैं, 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू के। दोनों तरफ होल पावर एक्स कर दीजिए, दोनों तरफ क्या कर दिया? होल पावर एक्स। अब आपको ये बात पता है पावर के ऊपर पावर होता है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई में होगा तो 1 आ गया, यानी कि केवल a बचा, और ये क्या हो गया? k इंटू द पावर x, यानी कि a इज इक्वल टू कितना होगा? k इंटू द पावर x होगा। क्लियर हुई बात? a इज इक्वल टू k इंटू द पावर x हुआ।
और वही चीज हमने कहा था कि ये 1 अपॉन में है, तो ये जो पावर होती है 1 अपॉन एक्स में जो नीचे लिखा होता है वो यहां चढ़ जाती है। इसी प्रकार इसको जब इसके इक्वल करेंगे तो b इक्वल टू क्या आ गया, k इंटू द पावर y, और जब इसको इसके इक्वल करेंगे तो c इक्वल टू क्या आ गया, k इंटू द पावर z। अब हम लोग को एक कंडीशन दिया है कि एबीसी जीपी में एक इंफॉर्मेशन आपको पता है, तो एबीसी जीपी में तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होगा, बिल्कुल होगा। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी करते हैं और फिर वैल्यू यहां से उठा के पुट कर देंगे। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, बी की वैल्यू क्या है, के इंटू द पावर वाई होल स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है, के इंटू द पावर एक्स, सी की वैल्यू कितनी है, के इंटू द पावर जेड। अब आपको दिख रहा है k इंटू दी पावर 2y, क्योंकि पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई, बेस सेम है मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाएगा, तो k इंटू दी पावर x प्लस जेड। इसको ध्यान से देखिए और k हटा दीजिए, दोनों k हट गए तो दिख रहा है 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड। क्या दिख रहा है इससे कि 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड। और यदि 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड है तो एक्स वाई जेड किसमें होंगे, एपी जीपी की एचपी, एपी में। किसमें होंगे, एपी में। बस यही आपसे पूछ रहा था एक्स वाई जेड किसमें होंगे, तो 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड कंडीशन से देख के समझ में आ रहा है कि एक्स वाई जेड किसमें होंगे, एपी में। क्लियर हुई बात। चलिए चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है एबीसी जीपी में है, एबीसी जीपी में है, एक्स आर एक्स एंड वाई आर द अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी एंड बी एंड सी। क्या कह रहा है कि जो एक्स है वो ए और बी का अर्थमेटिक मीन है, यानी कि हम लोग ऐसे लिखें कि ए बी का जो अर्थमेटिक मीन है वो एक्स है और बी और सी का जो अर्थमेटिक मीन है वो y है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब आपसे कह रहा है a अपॉन एक्स प्लस सी अपॉन वाई इज इक्वल टू, ऑप्शन है 0 1 2 1/2। क्वेश्चन क्लियर हुआ। क्वेश्चन आप पहले समझिए, एबीसी जीपी में दिया है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए एबीसी किस में दिया है, जीपी में। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, और ए बी का अर्थमेटिक मीन यानी इन दो नंबर का अर्थमेटिक मीन x है और इन दो का अर्थमेटिक मीन y है, ये क्वेश्चन में कह रहा है। क्लियर। अब इसमें ऑप्शन है 0 1 2 1/2, तो यहाँ a x। अब एक काम करते हैं, यदि 4 कांस्टेंट ऑप्शन है तो सॉल्व करने का तो ये तरीका था कि x की वैल्यू लिख दो a प्लस b/2, क्योंकि x a और b का अर्थमेटिक मीन है, तो x इज इक्वल टू a प्लस b/2 और y इज इक्वल टू b प्लस c/2। लेकिन ऐसा करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, काफी ज्यादा टाइम लगेगा, कैलकुलेशन लेंदी होगा। तो सबसे बेटर मेथड है कि हम लोग कुछ ना कुछ मान लें, इसमें लेट कर लें। तो क्या लेट कर लें, एबीसी जीपी में है तो जीपी में 3 नंबर लेट करेंगे, तो 1 2 4 लेट करेंगे। ये बात समझ में आए कि नहीं। एपी में होता तो 1 2 3, एचपी में होता तो 1/1 1/2 1/3, ये नंबर लेट करते हैं। फिर 3 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो बात अलग है, 6 3 2 आ जाता। तो 6 3 2 का मतलब 2 3 6 लेट कर सकते थे एचपी होता तो, लेकिन हम लोग समझ रहे हैं जीपी के बारे में अभी। तो जीपी में 1 2 4 लेट कर सकते हैं। क्लियर है। अब ए की जगह 1, बी की जगह 2 और सी की जगह 4 रखना है। x क्या है, a और b का अर्थमेटिक मीन, तो जो x आएगा तो बताइए इन दोनों का अर्थमेटिक मीन 1 और 2 का 3/2 होगा, 1 + 2/2 यानी 3/2, 1.5 भी कह सकते हैं। और जो y इज इक्वल टू होगा वो 2 और 4 का अर्थमेटिक मीन है, तो 2 और 4 का अर्थमेटिक मीन 3 होगा, 2 + 4/2 यानी 6/2, 6/2 का मतलब 3। क्लियर हो इतनी बात। a की वैल्यू 1 रख दीजिए, x की वैल्यू 3/2 रखेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, प्लस c की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 3 है। 3 एलसीएम ले लीजिए, 2 + 4 लिख लीजिए, 6/3, 6/3 का मतलब 2। बस यही आपका आंसर आ गया। तो किस तरह से आपने किया इस क्वेश्चन को कि आपने लेट करके किया कि 1 2 4 आपने लेट कर लिया,
x है a और b का अर्थमेटिक मीन, y है b और c का अर्थमेटिक मीन, तो x और y भी आपने फाइंड आउट कर लिया, वैल्यू पुट कर लिया, कैलकुलेट किया, आपका आंसर आ गया। अगर आप लेट ना करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू जो स्टार्टिंग में बताया था पहले वाले मेथड से करते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, तो बेटर यही है कि आप लेट कर लीजिए, उससे बड़ी आसानी से आंसर आ जाएगा। कई क्वेश्चन में ऐसा करना पड़ता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 5, एबीसी आर इन एपी, एबीसी किसमें है, एपी में। अब कुछ गिवन है कि x इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस इनफाइनाइट। इसी प्रकार y इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर इनफाइनाइट तक। इसी प्रकार z इज इक्वल टू 1 प्लस सी स्क्वायर इनफाइनाइट। कह रहा है एक्स वाई जेड किस में होंगे, आपसे क्या पूछ रहा है कि एक्स वाई जेड किस में होंगे, ये आपसे पूछ रहा है, एपी जीपी एचपी। चलिए एक्स वाई जेड के बारे में आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब देखिए क्वेश्चन में एबीसी एपी में गिवन है, एबीसी एपी में गिवन है, एक्स इज इक्वल टू आपको दिख रहा है, वाई इज इक्वल टू दिख रहा है, और नहीं एबीसी एपी में एक्स वाई जेड पूछ रहा है, एक्स वाई जेड आपको दिख रहा है, यही पूछ रहा है कि ये किस में है। पहले वाले में देखें तो ये आपको जीपी की सीरीज दिख रही है, तो जीपी की सीरीज का फार्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस आर। क्या होता है, इनफाइनाइट टर्म है, इसलिए क्या होगा a अपॉन 1 माइनस आर। तो जब यहां ध्यान से देखेंगे तो a की वैल्यू 1 दिखेगी और r की वैल्यू a दिख रही है। फार्मूला है a अपॉन 1 माइनस आर, होता है जीपी पढ़ चुके हैं हम लोग। तो a क्या है, फर्स्ट टर्म 1 अपॉन 1 माइनस आर, r क्या है a। क्लियर हुआ इतना। तो अगर हमें x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस ए दिख रहा है, x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस ए, तो हम लोग को क्या चाहिए, एक्स वाई जेड किस में होंगे, तो हम लोग यहां से ए बी सी पता है, एपी में है, तो यहां से ए पता कर लें। क्या पता कर लें, ए। इसको इधर ले आइए 1 माइनस ए, और एक्स को उधर ले जाइए 1 माइनस 1 बाई एक्स, इसको पूरे को उधर ले गए, एक्स इधर आ गया। क्लियर है। अब ए उधर आ गया, 1 बाई एक्स इधर आ गया, 1 बाई एक्स इधर आ गया, ए उधर चला जाएगा, तो ए आ गया 1 माइनस 1 बाई एक्स। क्लियर है। या फिर एक्स एलसीएम भी ले सकते हैं, तो एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। ये बात क्लियर है सभी को। अगर ए की वैल्यू ये है तो बी की वैल्यू क्या होगी, बस फर्क इतना है कि यहाँ ए की जगह बी है, एक्स की जगह वाई है, तो हमें बी की वैल्यू 1 माइनस 1 अपॉन वाई मिलेगी। ये बात क्लियर हुई कि नहीं। जैसे ये ए आया उसी प्रकार बी क्या आ गया होगा, 1 माइनस 1 अपॉन वाई। ये बात क्लियर हुई। और इसी प्रकार सी की वैल्यू 1 माइनस 1 बाई जेड। ये हम लोग को कैलकुलेट नहीं करना है, ये ऐसा नहीं कि हमने नहीं किया आपको करना है, आपको भी कैलकुलेट नहीं करना है। यहीं से समझना है कि यदि इसको कैलकुलेट किया तो a इज इक्वल टू आ रहा 1 माइनस 1 बाई एक्स, तो इसको कैलकुलेट करने से b इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 माइनस 1 बाई वाई। क्यों, क्योंकि a की जगह b है तो x की जगह y बस तो है, तो x की जगह क्या कर दिया y। इसी प्रकार इसमें अगर हमें c पता करना है तो बस z कर देना, x y फिर z। क्लियर है इतना। अब एबीसी एपी में दिया है, क्या दिया है, एबीसी एपी में है। तो यदि एबीसी एपी में है, अब इधर देखिएगा, यदि एबीसी एपी में है तो हमें कंडीशन पता है कि 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी होता है, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी होता है। देखिए एबीसी एपी में बिल्कुल होगा। अब हमें 2b b ये है आपका 2, और b की वैल्यू क्या है, b ये है, तो 2b कितना आएगा, 2 माइनस 2 अपॉन वाई हो जाएगा। क्लियर है। और a प्लस सी, a ये है, c ये है। अगर हम a प्लस सी करेंगे, a प्लस सी करेंगे तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो 1 और 1 हो गया 2, और फिर माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई जेड, माइनस 1 बाई जेड। बताइए इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं। b की जगह ये उठा के रख दिया, और a की जगह और c की जगह ये उठा के रख दिया, यानी a प्लस सी बताना है तो इतना प्लस इतना करेंगे तो ये आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात। बढ़े आगे, बिल्कुल। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो रहा है,
तो 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, माइनस सबके हटा दीजिए, तो 2/y इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/z, माइनस सबके हटा दिया। अब ये किसकी कंडीशन आ गई? HP की। कैसे पता? एक दो लाइन और लिखते। चलिए, यहां दिख रहा 1/x 1/y 1/z AP में है, इसलिए बोला हमने कि XYZ HP में होगी। अगर ये बात अभी नहीं क्लियर हुई तो एक काम करिए, इसमें एलसीएम ले लीजिए ZX, और यहां आ गया Z प्लस एक्स, ये 2/y। तो देखिए, अगर हमें बात करना है y की तो पलट दीजिए, 2 इधर ले आइए, मतलब y इधर ले आइए तो ये इधर चला गया। तो ध्यान से इसको देख के बताइए, इसको देख के, कि जो y की वैल्यू है, y इधर ले आइए, बाकी सब इधर उठा के ले आइए, तो z प्लस एक्स नीचे आ जाएगा और ZX यहाँ आ गया। तो y इक्वल टू 2xz अपॉन x प्लस z, इतना आ गया कि नहीं? इसके बाद ये वाली लाइन देखिए, क्लियर है? तो y इक्वल टू 2xz अपॉन x प्लस z क्या शो करता है कि x y z किस में होंगे? HP में। क्लियर हुई इतनी बात? x y z किस में होंगे? HP में होंगे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 5 क्वेश्चन आप कर चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि ABC AP में है, BCD GP में है और CDE HP में है। तो AC किस में होंगे? AP GP HP नन ऑफ दीज। ACE किस में होंगे ये आपसे पूछ रहा है। ABC AP BCD GP CDE HP में है, तो ACE किस में होंगे ये आपसे पूछ रहा है। चलिए कुछ कंडीशन लिखते हैं। अब देखिए, इसमें 5 लिखे हैं, 5 लेटर लिखे हैं, A B C D और E। कितने लिखे हैं? 5। लेकिन पूछ रहा है ACE के बारे में, क्या क्या नहीं है? B और D। तो B और D को हटाना है, तो BD है किसमें? इसमें है। GP वाले में क्या है? B और D दोनों। तो चलिए देखते हैं, हम लोग सबसे पहले इसी में फोकस करते हैं जिसको हमें एलिमिनेट करना है, हटाना है। यानी कि इसमें हम लोग कह सकते हैं C स्क्वायर इज इक्वल टू BD, कह सकते हैं कि नहीं? C स्क्वायर इज इक्वल टू BD। किसको किसको हटाना है? B और D दोनों को हटाना है। तो जिसके जिसके पास BD दोनों था उसको लिख लिया, वो वाली कंडीशन लिख ली। और B समझिएगा, B की वैल्यू क्या है? हमें B और D को हटाना है, क्योंकि ACE के बारे में पूछ रहा है, हमें BD नहीं चाहिए। तो जिसके पास BD दोनों था उसको लिख लिया। अब B और D की वैल्यू, हम यहां से B की वैल्यू उठा के यहां रख देंगे, और यहां से D बीच में दिख रहा है तो D की वैल्यू उठा के यहां पर रख देंगे। क्लियर है? बताइए B कितना है? ABC AP में है, तो B इज इक्वल टू A प्लस C बाई 2 होगा। A प्लस C बाई 2, तो B की जगह लिख दीजिए A प्लस C बाई 2। और D भी तो हटाना है, तो D कहाँ है? इसमें D बीच में दिख रहा है। तो CDE HP में है, CDE किस में है? HP में है। तो CDE HP में है, तो D की वैल्यू बीच में दिख रहा है, 3 नंबर HP में है, तो बीच वाला जो होता है वो क्या होता है? समझिएगा, 2CE अपॉन C प्लस E होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? बीच वाले की वैल्यू कितनी होगी? 2CE अपॉन C प्लस E। अब देखिए, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, 2 से 2 उड़ा दीजिए, बाकी लिखा रहने दीजिए, कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे क्या आएगा। मल्टीप्लाई करिए, A का पहले CE से करेंगे, कुछ और नहीं कैंसिल हो रहा है, CE प्लस E नहीं हो रहा है। एक काम करते हैं, यहां जो C स्क्वायर लिखा है, एक C से ये C उड़ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये C और ये C, एक C कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए क्या बचा, A का मल्टीप्लाई इससे E से करिए, AE, C का भी E से करिए, मतलब केवल E है ऊपर, तो E का A से AE, E का C से CE, इतना हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई C प्लस E नीचे, इसका मल्टीप्लाई C से कर दीजिए, तो C का मल्टीप्लाई C प्लस E से कर रहा है, मतलब इसको उठा के इधर ले आएंगे तो कितना आ गया? C स्क्वायर प्लस CE। ध्यान से देखिए, ये बात क्लियर हुई। C प्लस E का मल्टीप्लाई करेंगे तो C स्क्वायर आ जाएगा, फिर E का C से करेंगे तो CE आ गया, और इधर हम लोग E है, तो E का A से AE, E का C से EC। अब आपका CC फिर कैंसिल हो रहा है, ध्यान से देखिए, ये वाला टर्म CE ये भी है, CE ये भी है। अब क्या दिख रहा है? C स्क्वायर इज इक्वल टू
तो जो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए है, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए का मतलब हुआ कि ए सी ई जो होगा किस में होगा, जीपी में। और यही आपसे पूछ रहा था, ध्यान से देखिए, ए सी ई किस में होगा ये पूछ रहा था, तो आंसर क्या आ गया, जेपी में, जीपी में। तो इस तरह कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें से थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है और बस सोच समझ के सॉल्व करना पड़ता है। क्लियर हुई बात? चलें अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि अर्थमेटिक दो नंबर है, उनका अर्थमेटिक मीन 27 है, हार्मोनिक मीन 12 है, तो ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा, हार्मोनिक मीन 12 है तो ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ये ए है, ये एच है, मान लीजिए ये जी है। तो इसमें हमने एक रिलेशन लिखाया था, आपको याद होगा, क्या लिखाया था बताइए जल्दी से, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच। क्या लिखाया था इसमें, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच। याद आया? स्टार्टिंग में दो कंडीशन लिखाई थी, ए जी एच के बीच में क्या रिलेशन होता है, पहला रिलेशन, और एक था ए इज ग्रेटर देन जी इज ग्रेटर देन एच। क्लियर? याद आया? अब हमें यही चाहिए, जी ए पता है, यानी अर्थमेटिक मीन 27, हार्मोनिक मीन 12। अब बताइए, ये हो गया 9 इंटू 3 और इसको लिख दीजिए 12 को 3 इंटू 4। अब स्क्वायर रूट ले लीजिए या फिर मल्टीप्लाई करिए, उसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, अब स्क्वायर रूट, तो जी इज इक्वल टू बताइए 9 का स्क्वायर रूट 3 और 3 इंटू 9 होता है, फिर उसका स्क्वायर रूट 3 और ये 4 का स्क्वायर रूट 2, तो यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 2, आंसर विल बी 18। क्या आ जाएगा, 18। बस यही पूछ रहा था, ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, बस आपने वैल्यू पुट की, कैलकुलेट किया, बाकी आप संभाल लेंगे, आंसर आ जाएगा 18। क्लियर है इतनी बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि एबीसी एपी में है। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि एबीसी एपी में है, एबीसी किस में है, एपी में है, तो 3 इंटू द पावर ए, 3 इंटू द पावर बी, 3 इंटू द पावर सी किस में होंगे, एपी जीपी एचपी। चलिए एपी में कि जीपी में कि एचपी में, ये आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन क्लियर? यदि एबीसी एपी में है तो 2b इक्वल टू ए प्लस सी लगाना पड़ेगा। अब बात आती है 3 में, कि ये तो सब 3 की पावर में लिखी है एबीसी, तो जब पावर में 3 लिखी है तो इसमें हम क्या करें, दोनों साइड 3 की पावर में इसको लगा दें। क्या करें, 3 की पावर में, तो 3 लगा दें, 3 की पावर 2b इक्वल टू 3 की पावर a प्लस सी। ऐसा काम कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि जब ऐसे लिखा होता था तो हम बेस हटा के 3 को कहते थे 2b इक्वल टू a प्लस सी। अब आज की डेट में ऐसे लिखा है 2b इक्वल टू a प्लस सी, तो हम लोग ये कह सकते हैं इन दोनों को 3 की पावर में दोनों को लगा दें। क्यों? क्योंकि हमें ये 3 की पावर में एबीसी चढ़े, तो हमने इनको भी 3 की पावर में चढ़ा दिया। क्लियर है इतनी बात? दोनों में 3 लगा दिया, ये 3 की पावर में। देख के लग रहा है कि हाँ ठीक है, 3 कैंसिल हो गया, तो 2b इक्वल टू a प्लस सी होगा। अब ये जो लिखा है ध्यान से देखो, तो 3b, 3 इंटू द पावर b, क्यों? क्योंकि 3 की पावर b है, 2 नहीं है। इसको 3 इंटू द पावर b की पावर 2 कह सकते हैं, क्योंकि पावर के ऊपर जब पावर होता था तो मल्टीप्लाई में होता था। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो 3 इंटू द पावर b इंटू द पावर 2 लिखा होता था कहीं भी, तो हम लोग कहते थे बेस में पावर के ऊपर पावर होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन आज हम लोग को इसको इस तरह से लिखना पड़ रहा है। क्लियर है? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसमें इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू द पावर a इंटू 3 इंटू द पावर c। बताइए, क्योंकि जब ऐसे कभी भी लिखा होता था तो हम लोग पढ़ते थे कि ये 3 इंटू द पावर, हम लोग क्या पढ़ते थे, ये 3 इंटू द पावर a इंटू 3 इंटू द पावर c है, तो इसको बेस सही में मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो इसको हम लोग 3 इंटू द पावर a प्लस सी लिखते थे कि नहीं? लिखते थे। अब हम लोग को मजबूरी बस इसको ऐसे लिखना पड़ रहा है। लिख लेंगे? बिल्कुल लिख लेंगे। अब ये जो आपको दिख रहा है, इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये नंबर है, एक है 3 इंटू द पावर a, दूसरा है 3 इंटू द पावर c और एक है 3 इंटू द पावर b। तो ये जो नंबर हैं तो उसमें ये कंडीशन बन रही है कि इसका स्क्वायर बराबर दो नंबर का प्रोडक्ट।
जब हम लोग कहते थे बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी, जीपी कहलाता था। एबीसी किस में कहलाते थे? जीपी में। कब? जब ये बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी कहते थे, यानी एसी कहते थे, तब कहते थे एबीसी जीपी में। आज इस तरह से हम लोग को दिख रहा है, तो हम लोग इसको देख के कह सकते हैं कि पहला नंबर जैसे ए था, सी था, बी था, तो ए बी सी को जीपी कहते थे। इसी प्रकार हम लोग कहेंगे 3 इंटू द पावर ए, 3 इंटू द पावर बी और 3 इंटू द पावर सी, ये जो होंगे ये किस में होंगे? जीपी में। क्लियर हुई इतनी बात? यहां से देख के लग रहा है कि ये 3 इंटू द पावर ए जो पूछ रहा है, 3 इंटू द पावर बी और 3 इंटू द पावर सी किस में है? जीपी में, क्योंकि ये जीपी की कंडीशन लिखी है और जीपी हम लोग पढ़ चुके हैं। एपी, जीपी, एचपी तीनों अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर इन क्वेश्चन को देखिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और करते हैं अभी, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपको इस सीरीज का फर्स्ट टर्म ऑफ द 11th ग्रुप इन द फॉलोइंग सीरीज। ग्रुप देख लीजिए, क्वेश्चन ध्यान से आप देखिए, क्वेश्चन ही आपको समझना है। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है ये जो ग्रुप बने हुए हैं, क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में जो कह रहा है ये जो ग्रुप बने हुए हैं, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, इस तरह कई सारे ग्रुप होंगे। तो उसमें जो 11th ग्रुप होगा, कौन सा ग्रुप? 11th ग्रुप होगा, उसका जो पहला नंबर होगा वो कौन सा होगा? जो 11th ग्रुप होगा उसका जो फर्स्ट नंबर होगा वो कौन सा होगा, ये आपसे पूछ रहा है। क्लियर हुई इतनी बात? 11th ग्रुप का फर्स्ट नंबर। अगर हम थर्ड ग्रुप का फर्स्ट नंबर पूछते हैं तो आप क्या बताते? 5। अगर हम फोर्थ ग्रुप का फर्स्ट नंबर पूछते हैं तो आप क्या बताते हैं? 10। 10 कैसे आया? देखिए, गिनती तो लिखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अगला 10 आता कि नहीं आता? लेकिन पूछ रहा आपसे 11th ग्रुप का फर्स्ट नंबर, फर्स्ट टर्म क्या होगा, यानी फर्स्ट नंबर क्या होगा। सोच लिया आपने? समझ की सोच लीजिए, अच्छे से देख लीजिए इस क्वेश्चन को कि पूछ क्या रहा है, समझ के बताइए आंसर क्या आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं, बिना पेन चलाए आप आंसर दे सकते हैं, पर सोचना ज्यादा है, लिखना कम है। बताइए, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, इन सब में एक खास बात दिख रही है। क्या नंबर दिख रहे हैं कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 1 नंबर, इसमें 3 नंबर, इसमें 5 नंबर, अगले वाले ग्रुप में 7 नंबर होंगे, अगले ग्रुप में 9 नंबर होंगे। अगर हम बहुत ज्यादा इस तरह से डीप में जाएंगे तो बहुत ज्यादा मेहनत पड़ेगी, क्योंकि हमसे 11th ग्रुप की बात कर रहा है। अब क्या करें? इसमें आप इनमें फोकस करिए। अगर हम एक और ग्रुप बनाएं तो उसमें 7 टर्म लिखेंगे, क्योंकि इसमें 1, इसमें 3, इसमें 5, तो कितने टर्म लिखेंगे? 7 टर्म। वो कौन कौन से होंगे? 9 के बाद 10 आएगा, 11 12 13 14 15 16, ये 7 नंबर लिखेंगे, फिर आगे कुछ और स्टार्ट होगा। तो हमने क्या कहा? इन पे फोकस करिए, इन पे। काफी लोगों को समझ में आ गया होगा, ज्यादातर लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि जो ग्रुप है उसका स्क्वायर लिखा हुआ है। फर्स्ट ग्रुप तो 1 का स्क्वायर, सेकेंड ग्रुप तो 2 का स्क्वायर, तीसरा ग्रुप तो 3 का स्क्वायर, चौथा ग्रुप तो 4 का स्क्वायर। ये बात समझ में आई? जो लास्ट नंबर है वो जो टर्म है, मतलब जो ग्रुप है उसका स्क्वायर है। जैसे ये फोर्थ ग्रुप है तो लास्ट नंबर 4 का स्क्वायर है। पांचवें ग्रुप में जो लास्ट नंबर आएगा वो 5 का स्क्वायर यानी 25 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर हुई ये बात? अब हमसे जो कह रहा है कि 11th ग्रुप में पहला टर्म क्या होगा, तो आप ये बात बताइए कि जो 11th ग्रुप होगा उसके पहले 10वां ग्रुप होगा कि नहीं? जो 11th ग्रुप होगा, जाके ये नंबर मान लीजिए ये 11th ग्रुप है, तो 11th ग्रुप के पहले 10th जो ग्रुप होगा, 11th ग्रुप के पहले जो 10th ग्रुप होगा, तो उसका लास्ट वाला नंबर 100 होगा कि नहीं? 10 का स्क्वायर, जैसे 3 में 3 का स्क्वायर, फोर्थ ग्रुप 4 का स्क्वायर,
इसी तरह 10th ग्रुप में 10 का स्क्वायर 100 होगा कि नहीं होगा, लास्ट वाला नंबर, बस आ गया आंसर। क्या आ गया, जो 11th ग्रुप होगा जो उसका पहला टर्म होगा वो 101 होगा कि नहीं होगा, बस यही आंसर है आपका। यही आपसे पूछ रहा था पहला टर्म क्या होगा, तो आंसर आ गया 101, क्योंकि जस्ट उसके बाद वाला नंबर लिखा है। देखिए 1 के बाद 2, 4 के बाद 5, इसी प्रकार 9 के बाद 10, 16 के बाद अगला 17 आ जाएगा। क्लियर हुई, तो आंसर क्या आ जाएगा 101। कुछ नहीं, बिना पेन चलाए आप आंसर दे सकते थे, थोड़ा सा सोच समझ के। चलें आगे बढ़े। हर टाइप के क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं, किसी में ज्यादा लिखना, किसी में कम लिखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का, फिर से कैसा दिखता है। समझिएगा, लास्ट क्वेश्चन है आज का। कह रहा है एफ ऑफ एक्स इस तरह का फंक्शन है कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। एक्स वाई नेचुरल नंबर है, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 3 गिवन है। आपसे जो कह रहा है समझिएगा कि सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 1 टू एन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 120, तो एन की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन है 4 5 6, नन ऑफ दीज। मान लीजिए 4 5 6 7। क्लियर है, क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए। अब हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये आपका क्वेश्चन था, देखिए ध्यान से क्वेश्चन क्या है। ये आपका क्वेश्चन था, अब हम लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बताइए कैसे सॉल्व किया जाए। सॉल्व किया जाए, बिल्कुल किया जाए, करें बिल्कुल। ये एफ ऑफ 1 बस हमें पता है, और ये जाने क्या दिया है, इसका मतलब समझिए। इसका मतलब है x को 1 से लेके n तक लिखना है और सभी का सम करना है, समीशन है, क्योंकि ये मतलब हुआ कि f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 3, और ये कहां तक जाएगा, f ऑफ n तक, और इन सब का सम आना चाहिए 120। क्या आना चाहिए 120। ऑप्शन है 4 5 6 7 जो अभी रब कर दिया। चलिए बताइए, एफ ऑफ 1 तो पता है 3, एफ ऑफ 1 हम लोग को पता है 3, देखिए पता है, दिख रहा है आपको, बताइए एफ ऑफ 1 कितना दिख रहा है 3। अब एफ ऑफ 2 निकालिए, तो 2 कैसे आएगा, एफ ऑफ 1 तो पता है, तो यहां पर x और y दोनों की जगह 1 1 पुट कर दीजिए, x को भी 1 पुट कर दीजिए और y को भी 1। तो x और y दोनों को 1 1 पुट करेंगे, क्या पुट कर रहे हैं, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1। ध्यान से देखिएगा, x और y दोनों को 1 1 पुट कर रहे हैं, x और y दोनों को 1 1, x भी 1 है y भी 1 है, तो f ऑफ 2 इज इक्वल टू f ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 1, तो f ऑफ 1 तो 3 है, तो 3 इंटू 3 9 हो गया। ये बात समझ में आई कि नहीं, 3 का स्क्वायर मतलब 9, ये भी 3 है, एफ ऑफ 1 एक्स वाई दोनों 1 1 है, एफ ऑफ 1 भी 3 है, ये भी 3 है, तो 3 इंटू 3 कितना हो गया 3 स्क्वायर, तो यानी एफ ऑफ 2 को लिख दीजिए 3 स्क्वायर यानी कि 9। अब एफ ऑफ 3 कैसे आए ये भी सोचना पड़ेगा, तो एफ ऑफ 3 के लिए x को 2 रख दीजिए और y को 1 रख दीजिए, तो 3 आ जाएगा, दिख रहा, x को 2 और y को 1 रख दीजिए, तो ये एफ ऑफ 3 बन जाएगा। देखिए x को 2 और y को 1 रखेंगे तो एफ ऑफ 3, x 2 है तो एफ ऑफ 2 क्या था 3 का स्क्वायर, एफ ऑफ 2 क्या था x 2 है तो एफ ऑफ 2 क्या है 3 का स्क्वायर, और y आपका 1 है तो एफ ऑफ 1 है, यानी कि ये एफ ऑफ 2 है तो 3 का स्क्वायर, ये एफ ऑफ 1 है, एफ ऑफ 1 कितना गिवन है 3, ये 3, तो एफ ऑफ 3 क्या हो गया 3 का क्यूब, तो एफ ऑफ 3 की जगह क्या लिख दीजिए 3 का क्यूब। अब बताइए क्या 120 बन गया, अभी नहीं, 3 प्लस 9 3 प्लस 9 प्लस 27, 27 प्लस 3 होता है 30 और 39, लेकिन यहाँ 120 दिया है अभी भी नहीं आया। अब क्या करिए, अब एफ ऑफ 4 निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें जाना है, कहां तक जाना है जहां तक पूछ रहा है, वैसे भी हमें पता था पहले से नहीं आने वाला, क्यों, क्योंकि ऑप्शन में नहीं है 3 4 5 6 7 है, अब 4 हो सकता है या 5 हो सकता है या 6। अब इस 30 को देख के बताइए जो अगला टर्म आएगा वो 3 into the power 4 आएगा कि नहीं आएगा। सॉल्व करके करेंगे तो कैसे करेंगे, सॉल्व करेंगे तो x की जगह 3 और y की जगह 3 1 रख देंगे, जैसे इसमें 2 और 1 रखा है, अब 3 और 1 रख देंगे तो f ऑफ 4 आ जाएगा। जब 3 रखेंगे तो
एफ ऑफ 3 कितना है 3 का क्यूब और ये एफ ऑफ 1 3 तो 3 इंटू द पावर 4 आ जाएगा। सॉल्व करके करेंगे क्या आ गया 3 इंटू द पावर 4। अगर हम ऐसे ही सीरीज के अकॉर्डिंग समझे तो समझ में आ रहा है कि जो अगला टर्म होगा एफ ऑफ 4 तो वो 3 इंटू द पावर 4 होगा। क्या अब 120 बन गया? बिल्कुल, ध्यान से देखो ये 120 बन गया। कितना बन गया? 120 बन गया। चेक करिए जल्दी। हो गया 3 9 10 हो गया। ये आपका 12 12 और 27 कितना हो गया था 39 31 और 31 नहीं 31 नहीं 27 था और ये 9 था 27 प्लस 3 30 39 39 हो गया था प्लस 39 में 81 ऐड करेंगे कितना आ जाता है 120। तो यानी कि आपने क्या किया एफ ऑफ 4 तक ले गए। तो जो n है वो लास्ट टर्म होता है इसमें, सिग्मा का मतलब ये n जो होगा एफ ऑफ n ये लास्ट टर्म होगा। तो हम लोग कहां तक ले गए 4 तक। तो इसका मतलब कि n की वैल्यू कितनी होगी 4। बस यही आपका आंसर आ जाएगा। n की वैल्यू कितनी हो गई ध्यान से देख के बताइए कितनी हो गई 4। क्लियर है इतनी बात? तो इस तरह क्वेश्चन जो थोड़ा सा मूव करते घुमावदार क्वेश्चन होते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा नहीं सोचना है। हाँ, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि x और y दोनों को 1 1 रख दें क्योंकि f ऑफ 1 पता है, फिर 2 और 1 रख दें इतना, फिर बाकी सीरीज बन जाती है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर बाई सिमिलरिटी हम लोग आगे लिख सकते हैं। क्लियर हुई इतनी बात? तो आज हम लोग ने इस तरह से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए जो कि मिक्स क्वेश्चन थे। एपी जीपी एचपी में कुछ भी आ सकता था, हो सकता है एपी जीपी एचपी तीनों आ जाएं एक ही क्वेश्चन में। तो इस तरह के कई सारे आज हम लोग ने क्वेश्चन किए। क्लियर है? अब बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ एक्सपर्ट लेवल के क्वेश्चंस करेंगे इन्हीं के एपी जीपी एचपी के, फिर उसके बाद हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक जिन लोगों ने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे एपी जीपी एचपी के और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, लॉग के, इस तरह, तो जो पिछले वीडियो एपी जीपी एचपी में है तो उसमें एपी अलग वीडियो है, जीपी का अलग है, एचपी का अलग है। तो पहले इसको देखिए, फिर इसे आराम से फिर इसे देखिएगा, फिर ये उतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा। अगर आपको एपी जीपी एचपी तीनों अच्छे से आते हैं तो इसके क्वेश्चंस जो आज कराए हैं वो फिर आपको आसानी से हो जाएंगे, फिर कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो आज हम लोग फिर इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।